हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पेरी पर स्वागत करते हैं। आज देखने जा रहे हैं क्लास 10 भूगोल। ठीक है, भूगोल को देखने जा रहे थे जिसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के जो है आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज ये क्वेश्चन नंबर 41 से आगे बढ़ेंगे। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखें तो उसको जाकर पहले देखेगा। ठीक है, और भूगोल यह 10 का है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, देखिएगा, निम्नलिखित घाटी परियोजनाएं किन किन राज्य में अवस्थित है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि नदी घाटी परियोजना किन किन राज्य में है। जैसे आपको नदी घाटी कौन कौन हो, आपको बताते हैं कि हीराकुंड, तुभद्रा और रिहंद। ठीक है, ये सभी हैं। ठीक है, तो परियोजना अवस्थित राज्य का नाम बात करें तो हीराकुंड आपको बताए थे। आपको वहां पर एक क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, आपको पता है कि हीराकुंड परियोजना आपको पूछे थे, सॉरी महानदी पूछे थे कि महानदी कहाँ है। तो महानदी जो है हीराकुंड बांध पर ही बनाया गया महानदी, तो उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, तुंगभद्रा के बाद किया जाए तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, और रिहंद परियोजना जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको याद रखिएगा, इससे आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, कि हीराकुंड परियोजना कहाँ है तो उड़ीसा में होगा। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में होगा, रिहंद परियोजना कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 नंबर में कहते हैं कि जनित समस्या पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कहते हैं कि जनित समस्या क्या होते हैं, जो जन मतलब कि सभी लोगों से जो सभी को प्रभावित करे उसी को तो जनित समस्या कहते हैं। जैसे कि प्रदूषण बढ़ने ने सॉरी बढ़ते प्रदूषण ने भी वन्य जीव के ह्रास पर अपनी भूमिका निभाई है। कहने के मतलब जितना भी प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें जो है वन्य जीव अहम भूमिका निभा रहे कम करने के लिए। ठीक है, अगर वन्य जीव नहीं रहेगा तो आपको ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा, हरित गृह, ठीक है, द्वारा वन्य जीव एवं वन को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो जितना भी पराबैंगनी किरणें होते हैं तो आपको पता होगा कि सूर्य से निकलने वाली किरणें जो है पराबैंगनी किरणें मानव तक पहुंचता है, अम्ल वर्षा होता है। तो इससे जो वन और वन जीव जो रहते हैं, वनों में रहने वाले और जो जीव होते हैं उसे बहुत नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा बात किया जाए तो वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण ने भी वन एवं वन जीव को जीवन में जो है गंभीर संकट में डाल दिया। ठीक है, गंभीर क्या में डाल दिया तो संकट में डाल दिया। इसलिए वन एवं वन जीव की संख्या धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 43। कहते भाखड़ नागल परियोजना का महत्व बताइए। ठीक है, देखिए भाखड़ नागल परियोजना अगर बात करें तो यह जो है सतलज नदी पर ही है। ठीक है, यह विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक है, और इस पर जो है 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं, और एक जो है भाखड़ नागल, ठीक है, और 2 गंगोबाल और 1 कोटिला में स्थापित है। अगर बात की जाए तो इसमें 7 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है। अगर इससे कौन कौन से राज्य लाभ लेते हैं तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य जो है इससे जो है इसका लाभ लेते हैं भाखड़ नागल परियोजना से। ठीक है, अगर इसमें जो है कृषि का एवं उद्योग के क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। कहने की मतलब जब भाखड़ नागल परियोजना बनाया गया तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जो राज्य जो है कृषि के लिए और बिजली का जो बात करें तो 7 लाख किलोवाट विद्युत का जो उत्पादन होता है, इसे इन सभी राज्यों को ही लाभ मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कहते हैं कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहा जाता है। ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहा जाता है, तो देखिए ऊर्जा के भी सभी पुराने स्रोत जिसे हम सैकड़ों वर्ष से प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, या तो समझिए कि हम वैसे ऊर्जा स्रोत कहेंगे जिसको जो है परंपरा से चलते आ रहा है, या तो हम लोग को पूर्वज ही आ रहा है। ठीक है, सैकड़ों वर्ष करने के मतलब हम लोग को पूर्वज से ही। ठीक है, यानी कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऊर्जा के वे सभी पुराने स्रोत जिसे हम सैकड़ों वर्ष पहले उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम गैस में जो होते हैं जीवाश्म जीवों के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इसे जीवाश्म कहा जाता है। इन्हें बात किया जाए तो समाप्य संसाधन है, मतलब कि यह समाप्त होने वाला संसाधन है। ऐसा नहीं समझिएगा कि यह समाप्त कभी नहीं होगा, यह समाप्त संसाधन है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि 10 लुप्त होने वाली पशु पक्षियों का नाम लिखिए। देखिए भारत में बहुत सारे पशु और पक्षी जो है लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, लुप्त का मतलब समाप्त हो चुके हैं, जो कि आप देखने को नहीं मिलते। तो लुप्त होने वाली पक्षी का नाम यहाँ पर है। देखिए पहले होते हैं गिर सिंह, ठीक है,
दोसर बगुला और पर्वतीय बटेरा, ठीक है, हरा सागर कछुआ, लाल पांडा, भारतीय कुरंग, ठीक है, उसके बाद सरंग श्वेत, सरस और कृष्ण सरस, इन सभी हो जाएगा। देखिए चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। अगर बात करें चूना पत्थर, तो चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है, ठीक है। चूना पत्थर का जो 76% सीमेंट उद्योग में किया जाता है, ठीक है। अगर चूना पत्थर की बात करें तो 76% जो है सीमेंट बनाने में किया जाता है, और बात करें तो 16% लोहा इस्पात में किया जाता है। 16% जो लोहा इस्पात में किया जाता है, 4% रसायन उद्योग में किया जाता है, शेष 4% बचे हुए जो है उर्वरक, कागज तथा चीनी उद्योग में होता है चूना पत्थर, ठीक है। जिसको चीनी में देखिएगा सफेद किया जाता है, ठीक है। चीनी जो है मतलब गन्ने से प्राप्त किया जाता है चीनी, ठीक है, तो उसको सफेद करने के लिए चूना पत्थर का भी प्रयोग किया जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि चूना पत्थर के उपयोग क्या है, ठीक है, उपयोगिता को लिखिए। तो चूना पत्थर जो है महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों में से एक है, और इसका जो 76% सीमेंट उद्योग में और 16% लोहा इस्पात में, ठीक है। 4% जो है खनिज रसायन में किया जाता है उद्योग में, और शेष 4 का उपयोग जो उर्वरक, कागज और चीनी उद्योग में होता है। क्वेश्चन नंबर 47 कहते हैं परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होते, ठीक है। परमाणु शक्ति किन किन शक्तियों से प्राप्त होते, किन किन खनिजों से। तो वर्तमान समय में परमाणु शक्ति ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। वर्तमान समय में जो परमाणु शक्ति ऊर्जा के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। बात करें तो यह विभिन्न खनिजों से प्राप्त होते हैं, जैसे एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनेजाइट आदि आणविक खनिज प्रमुख है, ठीक है। इन सभी से ही बनाए जाते हैं परमाणु शक्ति, ठीक है। कहते हैं कि कैंसर के उपचार में वन का क्या योगदान है, ठीक है। कैंसर के योगदान में, कैंसर के जो होते हैं रोग, उसके उपचार में वन का क्या योगदान होते हैं। तो देखिए कैंसर के उपचार में जो है वन का बहुत योगदान होता है, क्योंकि वन से ही जड़ी बूटी बनाए जाते हैं। बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक यव नाम का जो है एक चिड़ प्रकार के वृक्ष होते हैं, ठीक है। यानी हिमाचल प्रदेश में यव जो होता है, यव का जो है एक पेड़ होते हैं, उसके चिड़ से जो है एक सदाबहार वृक्ष होते हैं। कौन सा बार? सदाबहार वृक्ष होते हैं। और उसकी जो पत्तियों को जो है और छाल को, ठीक है, पत्तियों को, छाल को और जड़ को जो होते हैं, तीनों को जो मिलाकर जो है एक दवा को बनाया जाता है, जो दवा का नाम होता है टैक्सोल दवा, ठीक है। टैक्सोल नामक रसायन तैयार किया जाता है, और टैक्सोल का प्रयोग जो है दवा जो है कैंसर के रोगों के उपचार में किया जाता है। अगर इनको बात करें तो कैंसर के उपचार में जो है वन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछता है यहाँ से कि बताइए कि कैंसर के उपचार में टैक्सोल का प्रयोग किस किस रोग में किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टैक्सोल का प्रयोग जो है किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो कैंसर के रोग में, ठीक है, कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि चीड़ नामक वृक्ष जो है सदाबहार वन वृक्ष होते हैं, और उसकी पत्तियां, नींव, छाल और जड़ के जो है तीनों को मिला दिया जाता है, तो उसे नाम एक जो है एक दवा बनाया जाता है। उस दवाई का नाम होता है टैक्सोल नामक दवा, ठीक है। और टैक्सोल नामक दवा जब बन जाता है तो उसे कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैंसर के रोग के उपचार में वन की महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। आइए आगे बात करते हैं 49 नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 में कहते हैं कि जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक होते हैं। देखिए अगर जल से आपको विद्युत का उत्पादन करना है तो आपको कौन से होना चाहिए। देखिए पहला नंबर होती है जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख कारण होते हैं। पहला, आपकी लगातार बहती हुई जल धारा। देखिए अगर आपको जल से विद्युत का उत्पादन करना है तो आपके पानी की जो है बहती धारा है बहुत तेज होना चाहिए, ठीक है। नदी मार्ग में तीव्र ढाल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समतल ढाल में पानी जा रहा, नहीं, आपको ऊपर से नीचे की ओर गिरना चाहिए, ठीक है। बात करिए जल धारा तेजी गति से होना चाहिए, ठीक है। जल की जो धारा होती है बहुत तेजी गति से होना चाहिए। पहला नंबर कि आपको बहती हुई जल धारा आपको तेजी मतलब कि बहाना चाहिए, ठीक है। पानी का जो लगातार बहाव होना चाहिए। उसके बाद मार्ग में जो है तीव्र होना चाहिए, मार्ग जो है ढाल होना चाहिए, ठीक है। और जल की जो धारा तेजी गति से गिरना चाहिए। उसके बाद आप बात करें तो प्राकृतिक जल प्रपात, जैसे आप ले सकते हैं कहीं पर हमेशा से गिरता रहता है, ठीक है। सागौन औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र,
पर्याप्त पूंजी, ठीक है, उसके लिए आपको पूंजी भी होना चाहिए, परिवहन के साधन होना चाहिए, ठीक है, प्राविधिकी ज्ञान एवं अमर ऊर्जा स्रोत के अभाव, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है उसके आपको ज्ञान भी होना चाहिए और ऊर्जा स्रोत के पुरकस होना चाहिए, ठीक है, तब आप जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो कहते हैं भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, ठीक है, और यह किस नदी पर है, इसे किस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। तो भारत की बात करें तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है भाखड़ नागल परियोजना, ठीक है, और यह जो किस नदी पर है तो सतलज नदी पर बनाए गए, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम जो होते हैं भाखड़ नागल परियोजना, ठीक है, और यह कहाँ बनाया गया तो सतलज नदी पर बनाया गया, ठीक है। और इस परियोजना से किस किस को लाभ मिलता है तो पहले देखिए पंजाब को, हरियाणा को, दिल्ली को, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, इन सभी राज्यों को लाभ मिलता है। इससे बात करें तो कृषि और उद्योग की क्रांतिकारी परिवर्तन है, ठीक है। जो भाखड़ नागल परियोजना को बनाया गया तो कृषि और उद्योग में जो है काफी क्रांति परिवर्तन हुए थे, मतलब ज्यादा विकास है, ठीक है। इस परियोजना से जो है 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर देश में हरित क्रांति लाने में मदद मिली है। कहने के मतलब हुआ कि 15 लाख हेक्टेयर भूमि में जो है सिंचाई करता है, ठीक है, और देश में हरित क्रांति मतलब हरे भरे जो है गेहूं चावल उगाने में मदद मिली है, ठीक है। हरित क्रांति मतलब सवेरे धान गेहूं उपजाने के लिए। और जल विद्युत उत्पादन के द्वारा जो है उन राज्यों को लघु एवं कुटीर उद्योग को जल बिछा गया है। कहने के मतलब कि इनमें बात करें तो विद्युत की बात करें तो उन सभी राज्यों को भी मिलता है, ठीक है, और जल विद्युत उत्पादन के लिए द्वारा उन सभी राज्यों को लघु लघु और कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे जो उद्योग जो होते हैं उन्हें चलाया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे फैक्टर है ये। आइए क्वेश्चन हमारे 51 में बात करते हैं। कहते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में स्पष्ट करें, ठीक है। देखिए नवीकरणीय संसाधन जो है प्राप्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है, ओके। इनको जो होते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, आप वो ऐसे संसाधन कह सकते हैं जो एक बार उपयोग करें और नहीं समाप्त हो, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, और अनवीकरणीय जैसे एक बार उपयोग कर ले और समाप्त हो जाए उसे अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर में लिखा गया है नवीकरणीय संसाधन, ओके। तो देखिए वातावरण में पाए जाने वाले वे सभी संसाधन जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और भौतिक या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ओके। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं तो वातावरण में पाए जाने वाले वे सभी संसाधन जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक हो, भौतिक हो, ठीक है, और रासायनिक जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते रहते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं सूर्य का प्रकाश यह कभी भी नहीं समाप्त होने वाला संसाधन है, जैसे हवा, पानी, तालाब, झील, नदियां, मछली, पेड़ पौधे, वन्य जीव, पशु पक्षी, ये सभी जो है वन्य जीव नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण होते हैं, ठीक है। इनमें से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो मानव जो एक बार उपयोग करे समाप्त नहीं हो, यह तो मानव बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं सूर्य के प्रकाश अगर एक बार समाप्त नहीं होगा तो नवीकरणीय संसाधन में आएगा, ठीक है, अगर समाप्त हो जाएगा तो अनवीकरणीय संसाधन में। अगर इसी के बात किया जाए तो अनवीकरणीय संसाधन तो इसके अंतर्गत वे सभी संसाधन को रखा जाता है, ठीक है, इसके अंतर्गत वे सभी संसाधनों को रखा जाता है जो धात्विक हो रहा है, ठीक है, अधात्विक एक निश्चित भंडार के रूप में पृथ्वी के अंदर जमा है। कहने के मतलब हुआ कि अनवीकरणीय संसाधन जो है पृथ्वी के अंदर एक अनिश्चित भंडार के रूप में है, मतलब कभी न कभी वो क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी के अंदर है तो अनिश्चित है और इससे जो कृत्रिम रूप से पुनः बनाया जाता है। जैसे कि जमीन के नीचे से जब इसको निकालते हैं तो इसको पुनः बनाते हैं, ठीक है, पुनः बनाया जाना संभव नहीं। देखिए अनवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जो पृथ्वी के अंदर जो है अंदर जमा रहे, ठीक है, और उस वह जो है कैसा कृत्रिम रूप है और कृत्रिम रूप से पुनः बनाया जाना संभव नहीं है। अगर आदमी कोई बनाना चाहेगा तो इसको नहीं बना सकते, ठीक है, अतः एक बार इसके भंडार समाप्त हो जाने पर कठिनाइयां होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, ठीक है,
ये सभी कैसे हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। देखिए, तो अगर कोयला समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, तो कोई भी मनुष्य नहीं बना सकता है, ठीक है, ओके। और बॉक्साइट लॉ आयस, ठीक है, इन सभी जो अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। तो यहाँ से आपको दो ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, कि नवीकरणीय संसाधन बताइए इनमें से कौन है, अनवीकरणीय संसाधन इनमें से कौन है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन देगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 ऑप्शन देगा आपको अनवीकरणीय संसाधन के और 1 ऑप्शन देगा नवीकरणीय। तो पूछेगा बताइए इनमें कौन नवीकरणीय। 3 ऑप्शन देगा नवीकरणीय के 1 ऑप्शन अनवीकरणीय, तो बोलेगा बताइए इनमें कौन अनवीकरणीय। तो ध्यान रखिएगा, कोयला देखिए उपयोग कर लेने बाद समाप्त होगा, पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, लोहा एक बार, बॉक्साइट एक बार उपयोग करिएगा समाप्त, मैग्नीज समाप्त करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है कि वन महोत्सव और बाघ परियोजना क्या है, ठीक है। वन महोत्सव और बाघ परियोजना क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वन में जो रहने वाले देश है, वन में जो रहने वाले जीव जंतु है, वो वन महोत्सव मतलब जीव जंतु के तरह अपना पर्व मनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं कि वन महोत्सव वन संरक्षण और वन विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें प्रतिवर्ष बात करें तो वन लगाए जाते हैं, ठीक है। इसमें प्रतिवर्ष नए नए वन को लगाए जाते हैं। 1952 ईस्वी में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें तो 1952 ईस्वी में वन महोत्सव जो है शुरू किया गया था, ठीक है। और गोष्ठियों होती है, इनमें वन के महत्व पर चर्चा की जाती है, ठीक है, विचार विमर्श किया जाता है और आगे की योजना बनाई जाती है। देखिए, वन महोत्सव जो होती है यह स्टार्ट किया गया प्रतिवर्ष 1952 ईस्वी में, ठीक है, जो कि आप समझ सकते हैं कि इसकी जो योजना होती है आगे क्या करना है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो है नई नई मतलब वन को लगाए जाते हैं, ठीक है। बाघ परियोजना, बाघ जैसे महत्वपूर्ण वन जीव और सुरक्षा वृद्धि के लिए बनाई जाती है, ठीक है। बाघ परियोजना क्या है, तो बाघ जैसे महत्वपूर्ण वन जीव हैं और उसकी सुरक्षा और वृद्धि के लिए बनाई जाती है, ठीक है, बनाई जाती है, ओके, बनाई गई योजना। इसके अंतर्गत 27 बाघ अभ्यारण्य है, जैसे उत्तराखंड कार्बेट, ठीक है, झारखंड में बेताल, मध्य प्रदेश में कान्हा, और आप बात करें तो उड़ीसा में नंद कान्हा अभ्यारण्य बनाए गए। इन सभी में जो है आप जो देख रहे हैं, उत्तराखंड जिम कार्बेट क्या है, अभ्यारण्य है जहाँ पर बाघ को रखा जाता है, ठीक है। झारखंड में बेताल और मध्य प्रदेश में कान्हा, ठीक है, उड़ीसा में नंद कानन अभ्यारण्य बनाए गए। और जिसका परिणाम यह हुआ कि वह दिनों दिन बाघ की संख्या में वृद्धि होने लगा, अच्छा परिणाम देखने को मिला, ठीक है। अभी फिलहाल में जो है आपको पता होना चाहिए कि बाघ जो है नरेंद्र मोदी भी भारत लाए हैं दूसरे देश से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, ठीक है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, तो देखिए सूर्य से आने वाली किरणें जो फोटोवोल्टाइक सेलों पर पड़ती है, तो सूर्य की किरणें ऊर्जा में परिवर्तित होती हैं। आप घर में जो देखते हैं क्या सोलर प्लेट होते हैं, ठीक है। तो सूर्य से जो आती है किरणें, ठीक है, सूर्य से आती है किरणों सोलर पर, तो उसे जो है सूर्य से किरणों से जो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सूर्य की जो किरणें होती है वो किस में परिवर्तित होता है, तो ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है कम लागत में अधिक ऊर्जा प्राप्त किया करने का एक अनोखा साधन है, ठीक है। देखिए, सौर प्लेट जब एक बार लगा दिया जाता है एक लागत में, तो उसे आप बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि कम लागत में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का एक अनोखा साधन है। भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा का अपार संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो भारत में नदियां प्रदूषण के कारणों का वर्णन करिए, ठीक है। भारत में नदियां जो है प्रदूषण हो रहा है उनके कारणों का क्या करिए, वर्णन करिए। भारत में प्राय जो नगर और कल कारखानों नदियों के किनारे अवस्थित होते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि जितना भी कल कारखाना लगा गया, फैक्ट्री वगैरह, तो उन सभी जो है नदियों के किनारे होती है, या तो शहर में होती है या तो नदियों के किनारे होती है। इन नगरों के मतलब शहर, नगर की बात करें तो शहर, ठीक है, इन शहर के गंदे जल और कारखाने कचड़े प्राय नदियों में ही गिरा दिया जाता है, ठीक है। जितना भी कारखाना के जो होते हैं कचड़ा, ठीक है, गंदे जल, सब जो कारखाना से जो है कचड़ा निकाल कर कहाँ बहा देते हैं, नदियों में गिरा देते हैं। और साथ ही कृषि उपयोग में किए गए जाने वाले रसायन उर्वरक कीटनाशकों को जल में मिल जाने के कारण भी नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। देखिए,
अगर बात की जाए तो कृषि में उपयोग जितना भी किए जाने वाला रसायन उर्वरक है, कीटनाशक है, जल में मिल जाता है। जल में मिल जाने के बाद नदियां भी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात की जाए। आखिरी क्वेश्चन, आज 15 क्वेश्चन ही रहने देंगे, ठीक है। आगे के वीडियो कंप्लीट अगला वीडियो करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा, भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। मैदान के गंगा के मैदान को किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर बात करें भौतिक के आधार पर मिट्टी कितने वर्गों में बांटा गया, तो ये 3 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। और गंगा मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आइए बात करते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर बात करें मिट्टी को, तो 3 वर्गों में रखा गया है। पहला देखिए मिट्टी होते हैं बालुई मिट्टी, ठीक है। इसमें पंख की अपेक्षा बालुई का प्रतिशत अधिक होता है, ठीक है। यह जल अधिक सोखती है। बालुई जो मिट्टी होती है आप लोग को गांव घर में भी मिलता होगा, ठीक है। इसमें जो है बालुई मिट्टी नाम में रखा गया, तो इसमें बालू अधिक होगा, ठीक है। और बालू मिट्टी में आप कितना भी पानी दे दीजिएगा पता ही नहीं चलेगा कि पानी कहाँ गया, ठीक है। चिकनी मिट्टी, तो इसमें जो है मिट्टी की बात करें तो इसमें पंख की प्रतिशत अधिक होता है, ठीक है। मतलब मिट्टी ज़्यादा होता है, ठीक है, मिट्टी ज़्यादा होता है। अगर बात करें तो चिकनी मिट्टी जो है पानी सूखने पर कड़ी हो जाती है। अगर चिकनी मिट्टी बात करें तो इसमें अगर पानी दीजिएगा, अगर पानी सूख जाएगा तो मिट्टी का हो जाता है, कड़ी हो जाता है। देखिए दमोट मिट्टी, तो इसमें बल और पंख की मात्रा बराबर होती है। कृषि के लिए मिट्टी अच्छी मानी जाती है दमोट मिट्टी, ठीक है। देखिए अब बात करें कि गंगा के मैदान में समानतः यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यह तीनों प्रकार की मिट्टी जो है पाई जाती है, ठीक है। तो रहने देते हैं आज पर इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए आपको 2 बजे रात को वीडियो शूटिंग हो रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू।